नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स CUET के प्रीवियस ईयर के एक पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये 25 मई 2023 को थर्ड शिफ्ट में आप लोगों के सामने आया था। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स। इन सबको सर क्वांटम नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाना है हमें। और हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सभी लोगों ने पढ़ाई है, तो आराम से जानते हैं कि सबसे पहले लाइमन श्रेणी, फिर बामर श्रेणी, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट और फिर फंड सीरीज। तो टोटल हमारे पास 5 है और पांचों हमको क्रम से देके रखी हुई है। मतलब पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखें बेटा, द वायर लूप PQRSP। ये हमको एक वायर लूप दे रखा है PQRS और वापस P। मतलब जो धारा है हमारी P से Q की तरफ, Q से R की तरफ, R से S की तरफ और S से वापस P की तरफ, इस क्रम में चल रही है, जो कि हमको बनाकर भी दिया हुआ है डायग्राम में। फॉर्म बाय जॉइनिंग टू सेमी सर्कुलर वायर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 कैरीज अ करंट I एज शॉन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर C इज। हमको कुछ नहीं करना बेटा, ये जो पॉइंट C है इसके ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड तो 4 वायर की वजह से निकाली जा सकती है। कौन कौन से सर? सबसे पहले तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है इस पे से, इस वायर की वजह से, दूसरा इस वायर की वजह से, तीसरा इस वायर की वजह से और चौथा इस वायर की वजह से। लेकिन सर ये जो वायर है और ये जो वायर है, ये दोनों ही वायर, ये दोनों हिस्से इस सेंटर से पास हो रहे हैं, तो इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों की वजह से, इस हिस्से और इस हिस्से की वजह से, यानी R1 त्रिज्या के अर्धवृत्त की वजह से और R2 त्रिज्या के अर्धवृत्त की वजह से इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। आप सभी को याद भी होगा सर कैसे निकालते हैं हम इसके लिए फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला बेटा इसको सॉल्व करने का? तो हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है बेटा, पहले मैं B1 निकाल लेता हूं इस R1 वाले हिस्से की वजह से। तो B1 क्या होता है सर? μ0 अपॉन 4 पाई I पाई अपॉन R। अब क्योंकि यहां पे त्रिज्या R1 है तो मैं यहां पे त्रिज्या R1 ले लेता हूं। चुंबकीय क्षेत्र अगर देखूं तो धारा की दिशा इस तरफ है, धारा की जो दिशा है इस तरफ है। तो हम अगर अंगूठे को इस दिशा में रखें और देखें इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो वो बाहर आते हुए आपको दिखाई देगा। हालांकि इसमें हमको दिशा नहीं पूछी है, तो हम दिशा के बारे में बात नहीं भी करें तो भी चलेगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है बाहर की तरफ है, जिसे हम डॉट से दर्शाते हैं। वैसे ही अगर हम लोग यहां देखें, इस बार इस तरफ धारा जा रही है, इस R2 त्रिज्या में सर इस तरफ धारा जा रही है, तो फॉर्मूला तो वृत्तीय, क्योंकि चाप है ये, तो फॉर्मूला तो वैसे ही होगा μ0 अपॉन 4 पाई और I पाई अपॉन R2। इस बार धारा की दिशा क्या होगी बेटा? तो इस बार भी हमारे पास देखो इस दिशा में धारा जा रही है, बिंदु नीचे की तरफ है, तो बोर्ड में अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा, क्रॉस की दिशा लगाएगा। अब इसको कैसे हम देखें, एक चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, दूसरा बाहर की तरफ है, तो ऑब्वियसली इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे नहीं। कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, नेट चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए B1 माइनस B2 कर लेंगे, दोनों चुंबकीय क्षेत्रों को माइनस कर लेंगे। माइनस करने का कारण क्या है सर? सिर्फ ये क्योंकि इन दोनों की दिशाएं अलग अलग है। सर बाकी सारी चीजें देखो, ये मान में यहां रखूंगा तो बाकी सब कॉमन आ जाएगा, μ0 I पाई अपॉन 4 पाई
यहां रह जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अच्छा, कुछ कट रहा है क्या सर? बिल्कुल बराबर सर। ये पाई से पाई कट जाएगा बेटा, हमारे पास बचेगा μ0I/4। तो सर ये μ0I/2 वाला ये भी गलत, ये भी गलत, ये दोनों हो सकते हैं, पर इसमें देखो दोनों R1 और R2 1/R1 1/R2 प्लस हो रहे हैं, तो ये भी गलत है और सही है ऑप्शन नंबर 4। तो बड़ा ही सिंपल है, आपको वृत्तीय चाप की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है केंद्र पे, यदि वो निकालना आता है तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। When we draw variation of potential energy of a pair of nucleus with their separation, ठीक है, हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं बेटा, और ये ग्राफ आप सभी लोगों ने देखा भी होगा अपने नोट्स में डेफिनेटली, कि हम लोग इस तरह से इस ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है, कब इनके बीच में आकर्षण लग रहा है, दो नाभिकों के बीच में कब प्रतिकर्षण लग रहा है। तो इसमें जैसा कि आपको पहले ही ऑप्शन देके रखा हुआ है वही सही भी है। द फोर्स इज अट्रैक्टिव व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज ग्रेटर देन 0.8 फर्मी। 0.8 फर्मी के समय आपको एक सेपरेशन दे रखा है। अगर सर उस सेपरेशन से 0.8 फर्मी का जो सेपरेशन है उससे ज्यादा अगर आपका डिस्टेंस है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दोनों नाभिकों के बीच में आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, अब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे ऑप्शन दिखाई दे नहीं रहे हैं, 4 में से कोई एक ही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये ग्राफ बताना है कि इन चारों में से बेटा प्रतिरोधकता और ताप के बीच में जो ग्राफ है ये किसके लिए है। तो बेटा ये कॉपर और सेमीकंडक्टर, तांबा और अर्धचालक के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, हम सभी जानते हैं तांबे का ग्राफ कैसा होता है, अर्धचालक के लिए कैसा होता है। ये नाइक्रोम और मैग्नीन हो सकता था, लेकिन ये मैग्नीन है क्योंकि हम लोग विभव मापी में इसका ग्राफ बनाते भी हैं। मैग्नीन जो है लगभग लगभग सीधी रेखा इसका ग्राफ होता है, जबकि नाइक्रोम का थोड़ा टेढ़ा होता है, ज्यादा कोण पर उपस्थित होता है। तो ये नाइक्रोम का होता तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ होता। ठीक है, चलिए तो सारे ग्राफ हमने देखे हैं, मैग्नीन का ये ग्राफ है, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखिए बेटा, द वेव यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन पर्पस आर, कौन सी वो वेव है, कौन सी वो तरंगे हैं जिनका उपयोग हम संचार के लिए करते हैं। तो दे आर माइक्रोवेव्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में संचार तंत्र चलाने के लिए हम माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पोटेंशियोमीटर है बेटा, और पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ निकालने का सूत्र है बेटा, और यहां क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि एक फॉर्मूला है। अगर आपने पोटेंशियोमीटर के विभव मापी के सवाल किए होंगे तो डेफिनेटली आपने इस फॉर्मूले पर से सवाल सॉल्व जरूर किए होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। अगेन एक फॉर्मूला ही है हमारे पास, और लगभग हर पेपर में इस चैप्टर से एक फॉर्मूला जरूर पूछा गया है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है सर इसका? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है ये? तो बेटा ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का, यानी ये अन्योन्य प्रेरकत्व का एक फॉर्मूला है दो कुंडलियों के लिए, परिनालिकाओं के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही है जो आपसे पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, एक लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के हिसाब से 4 में से कौन सा सही हो सकता है? सर पहली बात तो जो दोनों बल लग रहे होते हैं वो एक दूसरे के केंद्र की ओर लगते हैं, तो ये तो गलती हो गया, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये पहला वाला तो गलत हो गया सर। दूसरे में क्या करें? बोल रहा है सर Q1 Q2 का जो गुणा है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब एक प्लस का होगा और एक माइनस का, दोनों के चिन्ह अलग है। और अगर दोनों के चिन्ह अलग है तो इनके बीच में आकर्षण होना चाहिए, ये इसकी ओर जाना चाहिए और ये इसकी ओर जाना चाहिए, पर ये वाला तीर गलत दिया हुआ है। ये बोल रहा है सर Q1 Q2 का गुणा पॉजिटिव है, मतलब दोनों एक जैसे साइन के हैं।
या तो दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है। तो अगर सर दोनों के चिन्ह एक से हैं तो ये वाला इसको इधर धकेलेगा, ये वाला इसको इधर धकेलेगा, तो ये तो सही है लेकिन ये फिर गलत है। इन्होंने इस तरफ एक तीर दे रखा है जो कि गलत है। ये वाला ऑप्शन ऑब्वियसली फोर्थ वाला बचा है, यही सही होगा। पर चेक भी कर लेते हैं, Q1 Q2 का मल्टीप्लाई नेगेटिव है, मतलब दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो डी वाला ऑप्शन होगा ये सही होगा। लाइट ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी शाइन्स परपेंडिकुलरली ऑन अ totally absorbing surface, fully illuminating the surface. If the area of surface is decreased, what is the effect on radiation pressure? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है सर। इन्होंने कहा है कि अगर मैं इस क्षेत्रफल को, एरिया को डिक्रीज कर दूं, ठीक है, क्षेत्रफल को कम कर दूं, तो विकिरण दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेडिएशन के प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है बेटा रेडिएशन प्रेशर पे। तो रेडिएशन प्रेशर देखिए, पहली बात तो रेडिएशन प्रेशर क्षेत्रफल पर निर्भर ही नहीं करता। ये हम लोग जानते हैं कि रेडिएशन प्रेशर सर क्षेत्रफल पर निर्भर ही नहीं करता। तो अगर आप क्षेत्रफल को कम भी कर देंगे तो रेडिएशन प्रेशर वैसा का वैसा ही बना रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ λ1 अपॉन λ2। ये यहां पर λ1 दे रखा है, ये λ2 दे रखा है, यहां से यहां ट्रांजिशन हो रहा है। इन द गिवन फिगर ऑफ एनर्जी लेवल्स, λ1 λ2 का बेटा हमको रेशियो बताना है। आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूला डेफिनेटली देखा होगा, डेल्टा ई का फॉर्मूला 12400 अपॉन लैम्डा। अगर हम यहां पर लैम्डा को एंगस्ट्रॉन में रखते हैं तो इस डेल्टा ई का जो मान आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। हालांकि हमको वैल्यूज यहां पर पुटअप नहीं करनी है, सिर्फ यहां ये चेंजेस निकालने हैं। मतलब यहां इस फॉर्मूले से एक ही चीज देखनी है सर कि डेल्टा ई और लैम्डा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला इन दोनों से मिलकर बना लेंगे कि डेल्टा E1 अपॉन डेल्टा E2 अगर मुझे बनाना होगा तो उसमें क्या आएगा सर, डेल्टा E1 ऊपर है तो λ1 नीचे आ जाएगा, डेल्टा E2 नीचे है तो λ2 ऊपर आ जाएगा। लेकिन मुझे तो सर λ1 अपॉन λ2 निकालना है, तो इस क्रम को हम उल्टा कर लें। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर कि λ1 अपॉन λ2 निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं डेल्टा E2 अपॉन डेल्टा E1। इसी से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। अब सर डेल्टा E2 कितना है, डेल्टा E1 कितना है, वो तो हम यहां पर चेक कर लेते हैं बेटा। यहां पर चेक कर लेते हैं, λ1 के लिए डेल्टा E1 निकाल रहा हूं मैं। डेल्टा E1 देखिए यहां से यहां ट्रांजिशन हो रहा है, तो सर 5/3 E में से E को हमको माइनस करना पड़ेगा। इस ऊर्जा में से इस ऊर्जा को घटाएंगे तो ऊर्जा का अंतर आ जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया सर, 5E/3 माइनस E। यहां मैं साइन नहीं ले रहा हूं बेटा, सिर्फ अंतर निकाल रहा हूं। तो लघुत्तम लिया सर हमने 3E, तो ये हो गया सर 2E/3E। 2/3E हमारा आंसर आ गया इसमें डेल्टा E1 के लिए। तो सर अब डेल्टा E2 निकाल करके भी देख ले हम लोग, डेल्टा E2 कितना है। डेल्टा E2 में देखो कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है, E वाली ऊर्जा स्तर से ये जो वेव है ये कहां आ रहा है, 5E तक आ रहा है। इन दोनों में अंतर कितना है बेटा, तो 5E माइनस E 4E। अब ये दोनों मान है, दोनों मान यहां रख दें हम। डेल्टा E2 का मान रखूंगा तो कितना आ रहा है बेटा, 4E, और डेल्टा E1 का मान लिख रहा हूं तो 2E/3। क्लियरली E से E कट जाएगा बेटा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 6/1। तो आंसर जो रहेगा वो आ जाएगा 6:1 का।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आप यहां वैल्यू रखेंगे तो इजीली आंसर आपका यहां पे आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है बेटा जो कि आपको करेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, एंगल एट मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के मिनिमम डेविएशन का जो एंगल है इज ग्रेटर फॉर वायलेट लाइट। तो आप सभी लोग जानते हैं मिनिमम डेविएशन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्योंकि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन आपने डेफिनेटली देखा ही होगा। यहां से हमको समझ में आता है जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी, वेवलेंथ सबसे कम होगी, उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। हमसे कहा है मिनिमम डेविएशन, डेविएशन मिनिमम चाहिए, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर। सर मिनिमम डेविएशन डेल्टा का मान ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, तो इसका मान ग्रेटर चाहिए, तो इसका मान हमको स्मॉलर चाहिए, और वेवलेंथ सबसे छोटी होती है वायलेट कलर के लिए। तो पहला ऑप्शन तो सर डेफिनेटली हमारा करेक्ट है। जैसे ही पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ तो सर ये डी वाला तो ऑप्शन गलत ही हो गया। अब मैंने देखा सर बी इन सब में है, सी इन सब में है, तो क्यों फोकट में चेक करूं इसको, क्योंकि वो सही ही आने वाले हैं। लेकिन डी और ई से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो हम लोग सर डी और ई को चेक करने वाले हैं, डी और ई को। तो सर डी वाला ऑप्शन बोल रहा है द लाइट स्कैटर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज प्लेन पोलराइज्ड। सर आपतित प्रकाश की दिशा में जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है वही उसी का ध्रुवण होता है। तो ये चीज तो गलत है, ये चीज तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा बेटा वो हमारा हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर डी अगर गलत हुआ तो हमारे पास देखो ये आंसर भी गलत हो गया। अब हमारे पास केवल इन दोनों में से ऑप्शन बचे, ए सही है, बी सही है, सी सही है। सिर्फ ई हमको चेक करना है कि क्या ई सही है या गलत है। तो ई बेटा हमको दे रखा है द सोर्स एंड इट्स वर्चुअल इमेज कैन बिहेव एज कोहेरेंट सोर्स। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग एक दर्पण के सामने एक बल्ब रख दें या स्रोत रख दें तो वो वस्तु, वो स्रोत और दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है दोनों ही एक कोहेरेंट सोर्स की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ई वाला जो ऑप्शन है सही है, तो हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ए ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द वर्क फंक्शन फॉर एल्यूमिनियम सरफेस इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सर वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है सर, फाई नॉट से दर्शाते हैं, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेव होल्ड, वेव होल्ड मतलब वेवलेंथ लैम्डा नॉट आपको निकालना है फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब सर ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एंगस्ट्रॉन में सारे ऑप्शन देके रखे हुए हैं, तो लैम्डा नॉट निकालना तो सिंपल है। जो भी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था कि अगर आपको लैम्डा नॉट चाहिए एंगस्ट्रॉन में तो आप 12,400 ले लो और डिवाइड कर दो इसको फाई नॉट से, लगभग 4 के बराबर है ये। तो ये 3000 के आसपास, जब आप यहां पे वैल्यू रख दें इसकी 12,400 डिवाइडेड बाय 4.2 तो लगभग ये 3000 के आसपास कटने वाला है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए 2959। एक्यूरेट काटोगे तो यही आएगा, और क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाई नॉट का मान रखा है, कार्यफलन का मान रखा है, इसलिए आंसर हमारा एंगस्ट्रॉन में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस C इज 13 पिको फैरेड। बेटा जो कैपेसिटेंस C है इसकी वैल्यू दे रखी है 13 और पिको का मतलब 10⁻⁻12। ठीक है, फैरेड, इतना फैरेड हमको दे रखा है,
is charged by a battery to a potential difference V is equal to 13 वोल्ट। V की वैल्यू 13 वोल्ट है सर। What is the potential energy of capacitor? तो इसकी जो वैल्यू है आपको पता होगी कैसे निकालना है, हाफ CV स्क्वायर से वैल्यू निकलती है। आप अगर हाफ CV स्क्वायर से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको डेफिनेटली C की वैल्यू है, V की वैल्यू है, क्लियरली आपको पता लगेगा कि सर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। बड़ा सिंपल सा है, आप इसमें वैल्यू रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फोर मटेरियल्स ए, बी एंड सी एंड डी हैव द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सर जो चुंबकनशीलता है चुंबकीय पदार्थों की, ये चार पदार्थ है सर, डी, सी, बी और ए। चार पदार्थ है, ए, बी, सी और डी है। इनकी चुंबकनशीलता इतनी देखिए रखी हुई है। ये यहां पर एक रिपीट आ गया है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो हमारे पास देखो इतनी चीजें, सबसे ज्यादा चुंबकनशीलता किसकी दी है, ए की। मतलब सर चुंबकनशीलता, चुंबकीय प्रकृति भी इसको हम लोग बोलते हैं। सर इसकी चुंबकीय प्रकृति सबसे ज्यादा है, मतलब ए के अंदर ऑलरेडी चुंबकत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है ये विच मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड विथ मैक्सिमम ईज। सबसे ज्यादा आसानी से किसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, तो वो सर ए है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा मैग्नेटिज्म है। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा बेटा वो सही ऑप्शन हमारा रहेगा, यानी ए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। A slab of material of dielectric constant K has the same area of plate of a parallel plate capacitor but has a thickness 3d by 4 where d is the distance between plates of capacitor। देखिए हमारे पास एक parallel plate capacitor है, इसके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है। इसी सरफेस एरिया का एक स्लैब हमने यहां पे इंसर्ट किया है। जितना सरफेस एरिया प्लेट का है उतना ही स्लैब का है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है टी वो दे रखी है कितनी, 3d by 4। ठीक है, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड इट टू इट्स कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। मतलब सर ये जो स्लैब में हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाला है वो, और जो हम लोग बिना स्लैब के जो कैपेसिटेंस निकाल रहे थे वो, इन दोनों का रेशियो हमको निकालना है। बड़ा सिंपल है, कैपेसिटेंस विद स्लैब को मैं डैश से रिप्रेजेंट कर दूं और कैपेसिटेंस विदाउट स्लैब हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, तो सी डैश का फॉर्मूला है तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। आप सबने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। स्लैब अगर हम लोग यहां पे रख दें किसी पर्टिकुलर थिकनेस की, तो इससे उसका कैपेसिटेंस निकलता है। और सर अगर हम सी की वैल्यू रखें तो बेटा इनवर्स मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख रहा हूं मैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। चलिए इसको सॉल्व करना है, बड़ा ही इजी है। एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए हम कैंसिल कर देंगे। ऊपर हमारे पास क्या बचा है बेटा, डी। तो डी को मैं रहने देता हूं यहां पर, अपॉन में देखो डी माइनस टी, डी लिया माइनस में टी लिया, टी की वैल्यू कितनी बेटा 3d by 4। तो यहां ले लिया मैंने 3d by 4, यहां कुछ नहीं था तो अपॉन में 1 ले लिया, प्लस टी अपॉन के, मतलब यही टी 3d अपॉन 4 और साथ में लेना पड़ेगा एक के। तो देखो इनको तो हम लोग एलसीएम अगर इसका लेकर देखें तो बड़ा ही सिंपल है, इन चारों का एलसीएम ले लेते हैं बेटा। कितना रहेगा, सी डैश अपॉन सी इज इक्वल टू, तो सर ऊपर तो डी ही है, नीचे हमने एलसीएम ले लिया सर 4k। ठीक है, 4k हमने एलसीएम ले लिया, 4k का इससे डिवाइड किया 4k इंटू डी, तो आ जाएगा 4kd। 4 से 4 कट जाएगा, k बच जाएगा, k का ऊपर गुणा हो जाएगा माइनस 3kd। 4k से 4k कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा 3d। अब देखो 4kd में से 3kd जाएगा तो एक kd बचेगा, और ये जो 4k है नीचे वाला इसको मैं ऊपर ले जाता हूं।
चलिए, तो क्या बचेगा हमारे पास ऑल इन ऑल देखा जाए तो सर ऊपर तो हो जाएगा 4kd अपॉन 4kd में से 3kd गया तो kd और प्लस में सर एक आ गया 3d। अगर d को मैं कॉमन निकाल करके नीचे से कट कर दूं, कैंसल आउट कर दूं, तो ऊपर बचेगा बेटा 4k अपॉन k प्लस 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई देता है? यस सर, 4k अपॉन k प्लस 3, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज x। तो सर एक x एलिमेंट है हमारे पास, इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है t हाफ इज सेम एज, ये इक्वल है मीन लाइफ ऑफ अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट y की मीन लाइफ से। अब मीन लाइफ को हम टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये y के इसके बराबर है मीन लाइफ के। सर हाफ लाइफ का मतलब कि जो इनिशियल अमाउंट था x का वो 50% रह गया इतने टाइम में। हाफ लाइफ यानी टी हाफ टाइम में x अपना 50% डिके हो चुका है, सिर्फ 50% बचा हुआ है। और सेम अगर हम टाउ की बात करें तो ये बताता है कि सर y जो है वो 63% डिके हो गया। मतलब क्लियर है ना, एवरेज लाइफ का मतलब यही है। और अगर सर ये 63% डिके हुआ है, मतलब इसके डिके की रेट, इसके खत्म होने की रेट, यूटिलाइज होने की रेट ज्यादा है। और यही हमको यहां पर देखना है, इसी के बारे में सवाल पूछा है। x एंड y है वो सेम डिके रेट, जो कि बिल्कुल गलत है, इसके डिके की रेट ज्यादा है। x एंड y डिके एट द सेम रेट ऑलवेज, हमेशा वो बराबर होते हैं, इनिशियली बराबर होते हैं। या सर y विल डिके एट फास्टर रेट, जो कि सही है, y जो है x की तुलना में तेज क्षय हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? चलिए अगला देखिए। फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन। बेटा रेजिस्टेंस कब कम होगा? जब चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगी, जब आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहां पे है नंबर डेंसिटी डिक्रीजेस, गलत है। नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। रेजिस्टेंस कम होगा, चालकता बढ़ेगी, करंट फ्लो होने लग जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कब? जब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे, होल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ये बता रहा है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल इज ड्रॉन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, द रीजन इज। सर ये सोलर सेल का ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बनाते हैं हम वी और आई का ग्राफ? ये वी और आई का ग्राफ हम इसलिए यहां बनाते हैं कि यहां से पता लगे कि सर पोटेंशियल तो पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव है। देखो सर एक करंट नेगेटिव होने का मतलब क्या है? करंट नेगेटिव होने का मतलब यह है कि सोलर सेल हमसे करंट ले नहीं रही है, हमको करंट सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो सोलर सेल डज नॉट ड्रॉ करंट। वो सर करंट ड्रॉ नहीं करती है, लेती नहीं है, खींचती नहीं है, वो लोड को इतना करंट सप्लाई करती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे ही रखा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए दूसरा अलग बोल रहा है ड्रॉ करता है लेकिन सप्लाई नहीं करता। सोलर सेल डज नॉट सप्लाई करता ही नहीं है, क्यों? केवल लाइट एनर्जी को स्टोर कर लेता है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही एकमात्र इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें बेटा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19? तो बोल रहा है सर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड बाय अ प्रोटॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इन हाइड्रोजन एटम इज, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है बेटा 1 एंगस्ट्रॉन का, 1 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है? तो सर इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? तो ये तो बड़ा सिंपल है सर, फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
दोनों की वैल्यूज आपको पता ही है बेटा, k की वैल्यू आप रखोगे 9 इंटू 10⁻9, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दूसरे e की वैल्यू भी इतनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन r का स्क्वायर है। r मतलब सर एक एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁻10, लेकिन इसका भी क्या दे रखा है बेटा, इसका भी हमको देके रखा हुआ है स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि होगा 2.3 इंटू 10⁻⁻8। इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं, पर बेसिक सा कैलकुलेशन है यहां आपके सामने, तो आई होप कि आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। इतना क्लियर है? तो हमारे पास क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफार्मर के बारे में कौन सा एक जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, कौन कौन से सेंटेंसेस करेक्ट है ये हमको बताना है। अब देखिए यहां पर मैं पहले ही चेक कर लेता हूं, ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टेप अप डीसी। सर ट्रांसफॉर्मर को हम लोग डीसी में यूज नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, इसको सिर्फ एसी में ही यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर को। तो सर ए वाला आंसर अगर सही है तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, इसने ए दिया ही नहीं। ठीक है, इसने जरूर दे के रखा हुआ है ए, उसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। चलिए अब बी इसमें भी है, बी इसमें नहीं है, तो बी वाला चेक कर लेते हैं। तो सर फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट अक्रॉस द सेकेंडरी इज ऑलवेज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट अक्रॉस द प्राइमरी। तो सर ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बात हम लोग जानते भी हैं, तो कोई नई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही ऑप्शन है। तो अब सर इसमें बी नहीं दिया, ये तो अपने पास गलत हो गया। अब हमारे पास ए और डी में से कोई एक आंसर है। ए दोनों में था सर, बी भी दोनों में है सर। अब हमको सी देखना है। देखो सी अगर आ गया तो यह आंसर, और सी नहीं आया तो यह आंसर। तो सी वाले को और चेक कर लेते हैं सर। द आउटपुट पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मर मे बी इंक्रीज टू अ वैल्यू विच इज मोर देन इनपुट पावर। सर आप आउटपुट पावर को इनपुट पावर से ज्यादा ला सकते हो, एंड दिस कैन नॉट बी करेक्ट, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर जितना इनपुट हम देंगे उससे ज्यादा आउटपुट थोड़ी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत है सर। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी को सही बता रहा है ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। इन फ्री स्पेस ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैव द सेम। सर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी हिस्से आते हैं, जितने भी कंपोनेंट आते हैं, चाहे वो एक्सरे हो, यूवी हो, गामा हो, जितनी भी रेज हो, सारी रेज में एक चीज सेम होती है, वो है उनकी वेलोसिटी, जो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। सर अगर हम फॉरवर्ड बायस में देखें तो फॉरवर्ड बायस में बेटा जो डिप्लीशन लेयर है हमारी, जो हमारे पास अवक्षय परत है जिसको हम अवक्षय परत बोलते हैं, तो अवक्षय परत बेटा कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23। अ बबल इन ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब है सर, उसके अंदर एक बबल है, यहां कहीं एक बबल है मान लिया मैंने, अपीयर्स एट 5 सेंटीमीटर, हमको इधर से देखने पे सर 5 सेंटीमीटर पे दिखता है। H1 डैश जो है वो 5 सेंटीमीटर है। डैश क्यों लगाया बेटा? क्योंकि 5 सेंटीमीटर पे है नहीं, 5 सेंटीमीटर पर दिखता है। एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड, और दूसरे साइड से सर वो 2 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है।
2 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है, 2 पे है नहीं। तो आपसे पूछा है कि इस स्लैब की थिकनेस कितनी है, यहां से यहां तक की पूरी थिकनेस बतानी है। तो सर बात यह है कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका हमको अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है, मतलब 3/2 दे के रखा हुआ है, तो ये जो हाइट होगी, वास्तविक हाइट, वो h1 जो होगी वो हो जाएगी म्यू h1 डैश, और यहां h2 अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी म्यू h2 डैश। तो अगर टोटल हाइट हम निकालें, टोटल थिकनेस कितनी है, तो आएगी सर h1 प्लस h2। इधर से जो हाइट है, इधर से जो हाइट है, मतलब डिस्टेंस, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों में ही म्यू आ रहा है कॉमन, तो ले लिया म्यू कॉमन, h1 डैश प्लस h2 डैश। यहां वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 10.5। देखिए करके भी देख लेते हैं हम। म्यू की वैल्यू 3/2 है, 1.5। h1 हमको कितना देके रखा हुआ है सर, एक तरफ से 5, एक तरफ से 2, तो 7 दे रखा है, 7 के 15/2, मतलब सर कितना आ जाएगा ये, 7 × 3, 7 के 21, 7 के 21/2, मतलब 10.5। ये हमारा टोटल इसका लेंथ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 24 को। तो ये तो बेटा एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, आपने देखा होगा कि 2 प्लेट है, तो इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज कितना है, अगर एक पे Q1 है, एक पे Q2 है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो किसी भी एक प्लेट पे कैपेसिटर के बाहर वाले हिस्से पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अपने से पूछा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये एक फॉर्मूला ही है, अपन लोगों ने इस पे देखा है चार्ज कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे चार्ज जब डिवाइड करेंगे बेटा, तो यहां जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा Q1 माइनस Q2/2। और क्योंकि हमारे पास वोल्टेज क्या होता है, Q/C होता है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ऑप्शन नंबर सी का। आपने डेफिनेटली आपके नोट्स में ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको एक गलत स्टेटमेंट यहां से चुनना है। अब गलत स्टेटमेंट बेटा हम लोग चुनेंगे, तो क्या गलत स्टेटमेंट है, इन सब में से कोई एक चीज गलत है, तो क्या है वो। तो एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है सर मेरे को, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर कम करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ऐसा है क्या, ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहां हम लोग देखें तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि हमको रॉन्ग वाला ढूंढना था, बाकी सब सही थे, यही वाला ऑप्शन जो था वो गलत था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन, ये फॉर्मूला भी हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल सही है। ये जो फॉर्मूला है चार्जिंग के केस में होता है, डिस्चार्जिंग में माइनस हो जाता है, और इसका स्लोप भी हम जानते हैं कि नेगेटिव स्लोप होता है नीचे की तरफ, तो ये वाला भी सही है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल इज इन अ क्लोज सर्किट इज लेस देन ईएमएफ। तो जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस यूज कर लेता है, तो कम ही रहता है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। What is the shape of wavefront when light emerging out of a convex lens when a parallel beam of light incident over it? तो सर क्योंकि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है, ये एक गोलीय लेंस है, इससे निकलने वाला जो वेवफ्रंट होगा हमारा वो भी कैसा होगा, गोलाकार ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो सर हम देखें, सबसे पहले ए वाले को ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो ए 3 ऑप्शन में है, पर अपन लोग चेक कर लेते हैं ए वाला। द सैचुरेशन करंट इज कांस्टेंट। करंट जो है कांस्टेंट रहेगा, यानी सर जो हमारे पास धारा है, संतृप्त धारा, वो स्थिर रहेगी।
विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग आवृत्ति लेने पर भी धारा हमें स्थिर मिलेगी। तो सर ये जो बात है बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं कि आवृत्ति बदलने से रोधी का विभव, जो निरोधी विभव होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, वो हमारा बदलता है, धारा नहीं बदलती, तो कांस्टेंट ही मिलेगा, ये सही है। और जैसे ही ए सही होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो ही जाएगा। अब देखो बी चेक कर लेता हूं मैं, बी ऑप्शन, क्योंकि बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो एक और चेक करते ही एक ऑप्शन मेरा और कम हो जाएगा। द सैचुरेशन करंट इज डिफरेंट विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सर अलग अलग आवृत्ति लेने पर अलग अलग धारा मिलती है, जो कि गलत है, अभी बताया। आवृत्ति पे धारा निर्भर करती ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया सर। अब अगर ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया सर, तो ए वाला ऑप्शन भी गलत, ये बी भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28 बोल रहा है सर मैच द कॉलम है, सीधे सीधे फॉर्मूले आपको देखे रखे हुए हैं। जैसे ही हमारे पास रॉड विथ एंगुलर वेलोसिटी, एक रॉड अगर इस तरह की रॉड है और वो ऐसे घूम रही है, उसका जो फॉर्मूला है आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा, ये वाला जो ऑप्शन है पहले का फोर्थ, ये ईएमआई चैप्टर का मैच द कॉलम है, उसी के फॉर्मूले हैं। तो पहले वाले का फोर्थ बनाते ही हमारा ये बी वाला तो सर गलत हो गया। दूसरा देखिए सर, कॉइल इज रोटेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो सर ये हमारा पहला वाला ऑप्शन है। इस केस के लिए कॉइल के लिए जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट वाला हो गया। और जैसे ये फर्स्ट होता है सर, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट तो आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा, अब तो बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें बची भी नहीं है, कि रॉड अगर चल रही हो तो उसके पास वेलोसिटी, चलने वाली वेलोसिटी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी का सेकंड वाला पोर्शन बचेगा। तो सी का सेकंड बनते ही हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये ए वाला भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखें हम, अगला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो देखो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब एक हमारे पास उभय उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इज कट एज द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 10 सेंटीमीटर। इसको हमने क्या किया, इसकी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी थी, 20 थी सर, और ऐसे कट कर दिया इस तरह से जैसा डायग्राम में दिया है, ऐसे कट कर दिया तो एक पार्ट की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होगी। कतई गलत ऑप्शन है हमारे पास। हम जानते हैं फोकल लेंथ, लेंस अगर पतला हो जाएगा तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, तो 40 होना था, 10 नहीं होना था। आगे देखिए बेटा, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, मतलब देखो ए जैसे आंसर नहीं है तो ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए। अब हमारे पास दो ही है, बी तो देखो दोनों में है, सी दोनों में है, डी को चेक कर लो, डी को चेक कर लेते हैं हम। तो अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कट एज ऐसे, द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा सही रहेगा, ये ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज is produced by a laser beam. The energy of photon, आपको फोटोन की एनर्जी बतानी है सर। एनर्जी होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। इसकी वैल्यू 2 H इंटू सी की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होगी, 2 × 10⁻⁻25, और लेमडा जो है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमको। एच सी बाय लेमडा की जगह हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच आपको देके रखा हुआ है बेटा 6.6 10⁻34, और न्यू की भी वैल्यू आपके पास 6 × 10⁻14।
इतना क्लियर है? 10⁻14 हर्ट्ज एच न्यू हमको देके रखा हुआ है, ये माइनस का 34 प्लस का 14 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 34 और 14, तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें 6 × 6 36 हो जाएगा, हासिल क्या? 3 36 39 सर, 39.6 × 10⁻⁻20 हो गया। और इसको में भी अगर आप डेसिमल शिफ्ट करें इधर, तो पावर इधर शिफ्ट होगी, आपके पास बचेगा 3.96 × 10⁻⁻19 जूल, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे देखें हम, क्वेश्चन नंबर 31 है, ये बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन 1/3। सर 1/3 मैग्निफिकेशन है, 3 गुना छोटा बना, और ये 4 गुना छोटा बना। सर 2 मैग्निफिकेशन दे रखे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट P एंड Q। जब P पे था तो मैग्निफिकेशन कितना था बेटा? 1/3 था, और जब Q पे था तो मैग्निफिकेशन कितना था? 1/4 था। मतलब सर यहां इमेज बड़ा बना है, मतलब इस समय ऑब्जेक्ट जो पॉइंट P है ये पास था, ऑब्जेक्ट P जो है पास था, तभी उसका थोड़ा बड़ा इमेज बना है। तो हमारा P जो पॉइंट रहेगा बेटा ये पास रहेगा, P इज फार गलत है, Q इज फार फ्रॉम द मिरर एज कंपेयर्ड टू B। ऑप्शन नंबर B जो होगा वो सही रहेगा, P के तुलना में Q दूर है, P पास है और Q दूर है, तो ऑप्शन नंबर B विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, चले आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? सर नैंड गेट बता दो। तो नैंड गेट क्या होता है बेटा? एंड गेट में नॉट जोड़ दें। एंड गेट तो ये रहा सर, और इसमें नॉट भी लगा हुआ है सर, तो ए का तो हो गया 3rd, और ए का 3rd होते ही ये दोनों ऑप्शन तो हो गए सर गलत। अब बी चेक करना है, तो बी भी देखो सेम ही दे रखा है, सी भी, सी अलग दे रखा है, सी को चेक कर लेते हैं। नॉट गेट, सर नॉट गेट तो ये रहा 4th वाला, तो सी का 4th, ये वाला सही है, ये वाला गलत हो गया, वो सी का 2nd दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारा सही ऑप्शन रहेगा। मैच द कॉलम है, सिंपल मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है सर? 2 तरंगे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों का व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है, और जिनका पथांतर है लैम्डा। अब अगर आपको पथांतर लैम्डा पता है तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, समपोषी व्यतिकरण, और अगर सर समपोषी व्यतिकरण होता है तो जो तीव्रता होती है अधिकतम होती है विच इज इक्वल टू 4I0। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला पूछा है सर, विस्थापन धारा का सूत्र, और विस्थापन धारा का सूत्र बड़ा ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर 2 जो है क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड से तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं, वो गलत है। चार्ज से इसका कोई लेना देना है नहीं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही एकमात्र सही ऑप्शन हमारा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 35? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। सर मैग्नेटिक फील्ड जो ईएमएफ है इसके लिए फॉर्मूला है BNAW, हम लोग जानते हैं, ओमेगा है ये, W नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल डिक्रीजेस, हम चाहते हैं कि इंड्यूस्ड फील्ड E की वैल्यू बढ़ जाए। E की वैल्यू अगर हम बढ़ाना चाहते हैं बेटा, तो ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो। अरे सर ये कम कर दोगे तो ये E भी कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है सर। ऑप्शन ए गलत होते ही हमारे सारे ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है। एक चीज चेक करते ही आंसर आ गया, जरूरी नहीं है कि सभी को हम बारी बारी से पढ़ें। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल नॉर्मली थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 1 मिलीमीटर वुड बी। तो सर 1 मिलीमीटर मोटाई की कांच की एक प्लेट है, उससे लाइट को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा?
तो हम लोग जानते हैं सर टी डैश इज इक्वल टू म्यू टी होता है, और यहां टी यानी समय ये होता है x बाय सी, यानी जितनी भी स्लैब की थिकनेस है अपॉन में c यानी उसका वेग, दूरी बटे वेग, तो ये समय हो गया वायु में। सारे मान हमारे पास है, 1.3 है इसका मान, 3/2 रख देते हैं। x का मान भी बड़ा सिंपल सा है, कितना 1 मिलीमीटर है, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, अपॉन में c होता है 3 × 10⁸। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया सर, कितना बचा, तो यहां बचा सर आपका 1/2 यानी 0.5, 8 ऊपर जाएगा, माइनस का 8 तो 10⁻, माइनस 8 - 3 -11, डेसिमल इधर पावर इधर, तो 5 × 10⁻⁻12। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते बेटा। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम देखें कि हमारे पास हीटर बॉइल्स x amount of water in T1 time and another heater boils same water in T2 time having resistance R1 and R2, the ratio of T1 upon T2 will be, है ना। दो हमारे पास सर क्या है, दो हीटर है जो पानी को गर्म कर रहे हैं, सेम अमाउंट को गर्म कर रहे हैं, अलग अलग टाइम ले रहे हैं। अगर सर गर्म कर रहे हैं सेम अमाउंट को तो हीट भी इनकी सेम होगी, H1 जो होगा H1 इज इक्वल टू H2 होगा। और ये क्या होता है सर, हीट, तो इसके लिए फॉर्मूला भी हमारे पास एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, V²/R × T, पर सर रेजिस्टेंस अलग है तो R1 T1, V²/R2 × T2, V² से V² कैंसिल हो जाएगा बेटा, और यहां अगर हम लोग इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इनको इंटरचेंज कर दें, तो T1/T2 विल बी इक्वल टू R1/R2। बड़ा सिंपल सा रिलेशन था। तो टाइम का रेशियो वही होगा जो रेजिस्टेंस का रेशियो था। ऑप्शन नंबर 4 विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है सर, तो क्वेश्चन नंबर 38 हमको बोलता है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय व्हेन हीलियम। अब यहां देखो हीलियम अपने को दे रखा है, मतलब जब भी फॉर्मूले में Z की बात होगी तो वो आ जाएगा 2। अ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 9 इज इक्वल टू 3 टू द स्टेट 9 इज इक्वल टू 2, तो सर ये तो हो गया N2 और ये हो गया सर N1। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी हमको देखे रखी हुई है। और सर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो हम लोगों के पास फॉर्मूला भी है, हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे रखा है 912 एंगस्ट्रॉन में। ठीक है बेटा, ये एंगस्ट्रॉन में वैल्यू होती है, हम लोग लेंगे जो λz² 1/n1² - 1/n2²। इसको अगर आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये आंसर आपका आएगा, नैनोमीटर में आएगा पर 150 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली भी। अगर आप इसको 900 मानकर भी अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आंसर आ जाएगा। यहां आपको ये वैल्यूज पुटअप करनी है, बस z की जगह 2 रख देना, 4 हो जाएगा। n1 की जगह हमको 2 रखना है, n2 की जगह हमको 3 रखना है। ये वैल्यूज आप पुटअप करेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यू रखने के बाद जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो लगभग 164 नैनोमीटर के आसपास आएगी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूला आपको क्लिक हो जाना चाहिए था, कैलकुलेशन बड़ी इजी है, आप रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखें। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 5 × 10⁻⁻6 कूलाम मीटर। अब ये सेंटीमीटर नहीं है बेटा, कूलाम मीटर है। तो डायपोल मोमेंट का जो साइन है, सिंबल है, P है, जो दे रखा है 5 × 10⁻⁻6 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दे रखी है 10⁻² एट एन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री वैल्यू भी देके रखी हुई है। टॉर्क निकालना है बेटा, टॉर्क निकालना बड़ा सिंपल है, PE sin थीटा। अब P की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 है,
E की वैल्यू -2 दे के रखी हुई है और ये भी 1/2 के आसपास दे रखी है, मतलब 2.5 के आसपास आंसर आएगा सर। ये 2 से 5 कटेगा, 2.5 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें हम। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है सर कि एक डायग्राम हमको दे रखा है, सारी वैल्यूज दे रखी है, इसकी एक इक्वेशन दे रखी है, एक समीकरण v बराबर v0। तो सर ये वैल्यू है v0 की और ये है ओमेगा की। अब सर इनकी जरूरत क्यों पड़ी? महाकाल। तो इससे हम लोगों को क्या मिलने वाला है? सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा कि एक्सएल कितना है और एक्स सी कितना है। ये सबसे पहले हमको ऐसे क्वेश्चन में चेक कर लेना चाहिए। तो मैं एक्सएल निकाल रहा हूं बेटा। एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा मेरे को दे रखा है 2000 और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? 5 मिली हेनरी। 5 और मिली का मतलब होता है 1000। तो इससे ये कैंसिल हो गया सर, ये वैल्यू आ गई 10 ओम। एक्स सी निकाल लेता हूं सर, 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा तो हो गया सर 2000 और सी की वैल्यू हो गई 50 माइक्रो। 50 और 10⁻⁻6। ध्यान से देखो, 3 0 1 0 4 0 और एक इनका मल्टीप्लाई 5 0 से -6 +5 मतलब -1 और ऊपर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। XL और XC बराबर आते ही समझ में आ गया कि सर यहां पर L में और C में कोई पोटेंशियल लॉस नहीं होगा, तो वोल्टमीटर की रीडिंग तो 0 आ जाएगी। जैसे ही वोल्टमीटर की रीडिंग 0 आई तो ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब दूसरी चीज हमको चाहिए सर करंट, एम्पियर में जो दे रखा है। अमीटर की रीडिंग मेरे को बतानी है क्योंकि सोर्स के जस्ट पास में ही है, तो टोटल करंट ही हमको निकालना है। सब वैसे भी सीरीज में ही है, तो टोटल करंट निकालना है। तो सर I0 क्या होता है सर? V0/R, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है? एक्सएल और एक्ससी बराबर है, अनुनाद की कंडीशन है, रेजोनेंस की। तो मैंने V0 की वैल्यू ले ली जो कि मुझे 20 दे रखी थी, R मेरे को 4 दे रखा था। तो सर ये कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया सर 5। ठीक है, 4 ओम। सॉरी बेटा, यहां पे ये वैल्यू हमको क्या दे रखी है? टोटल रेजिस्टेंस अपन ने गड़बड़ कर दिया है। देखो 6 ओम का रेजिस्टेंस प्लस 4 ओम का रेजिस्टेंस, तो टोटल ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 एंपियर का करंट हमारा आएगा। लेकिन सर देखते हैं हम कि दोनों ही 2 एंपियर नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इन जनरल जो हम करंट की बात करते हैं आरएमएस करंट होता है, I0 करंट नहीं होता। तो अगर आपको आरएमएस करंट निकालना है तो आप क्या करेंगे? I0/√2, 2/√2 मतलब 1.4 एंपियर, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। अ बल्ब एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स। एक एसी सोर्स से हमने एक बल्ब को एक कैपेसिटर को जोड़ दिया है। A dielectric slab is now introduced between the plates of capacitor. The intensity of bulb will be. तो बेटा जैसे ही हम स्लैब इंसर्ट कराएंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो उसका कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का बढ़ जाएगा, करंट का फ्लो बढ़ जाएगा और करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। तो क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हैं, पावर इज इक्वल टू I²R। करंट बढ़ते ही पावर भी बढ़ेगी, तो जो बल्ब है इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता भी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, लॉन्ग वायर कैरिंग करंट, मतलब हमारे पास ये वायर दे रखा है और आपको बताना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सर। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, जो कि डेफिनेटली किए होंगे, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी? B1 बोल देता हूं मैं इस हिस्से को, और इस हिस्से को 2 बोल देता हूं। तो 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी μ0/4π। ठीक है, 2I/R, जो भी इसकी डिस्टेंस है वायर से, जो कि R दे रखी है, तो मैं इसको कैपिटल R मान लेता हूं, या स्मॉल r दिया हुआ है।
कैपिटल आर लिखने की आदत है तो अपन कैपिटल आर ही लिख देता हूं मैं, यही रहेगा। सर इस सर्कल का कितना होगा, ये तो थोड़ी देर पहले ही निकाला था सर अपन ने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई पाई अपॉन आर। ठीक है, अगर इन दोनों को देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो सर ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो अगर करंट का डायरेक्शन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, इस डायरेक्शन में, यहां अपने को साइन भी देके रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में करंट अगर अपन माने तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन ये है, पॉइंट नीचे है, अंदर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। और अगर मैं इसमें देखो, इस तरह से करंट जा रहा होगा, इस तरह से, तो यहां से अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से भी अंदर की तरफ होगी, और क्योंकि दोनों अंदर की तरफ है तो दोनों प्लस होगी, तो ये माइनस वाला तो गलती हो गया, ये प्लस वाले दोनों सही हो सकते हैं, ये भी गलती है। और प्लस में भी कौन सा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड, तो इनवर्ड वाला ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा हमारा सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। सेमीकंडक्टर डिवाइस is connected in series circuit with a battery and a resistance. A current is found to pass through the circuit. If the polarity of battery is reversed, the current drops at almost zero. मतलब सर एक हमारे पास एक डिवाइस था सेमीकंडक्टर से बना हुआ, तो या तो वो डायोड होगा या वो ट्रायोड होगा, मैक्सिमम चांसेस इन्हीं दोनों के हैं। और सर अगर हम पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं तो करंट बहना बंद हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो ऐसा तो सर पीएन जंक्शन डायोड में होता है, फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस कर दो तो करंट गायब हो जाता है, तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखें। जैसा कि चित्र में हमको दिख रहा है सर, एक न्यूट्रॉन है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक न्यूट्रॉन भाई साहब है, और ये क्या कर रहे हैं न्यूट्रॉन भाई साहब, ये एक निश्चित वेग से, v वेग से घूम रहा है सर इस फील्ड में। मान लो a से b की तरफ वो जा रहा है, तो वेलोसिटी उसकी कहां पर ज्यादा होगी, कहां पर कम होगी, तो सर उसकी वेलोसिटी हर जगह एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र, और ये आवेशित कणों पे ही बल लगा सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता तो इसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, तो इसका वेग वैसे ही रहेगा। तो सेम एट ए, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा ही लॉजिकल सिंपल क्वेश्चंस है हमारे इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। विच फिनोमिना प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन। तो बेटा ये तो हम वेव में पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो पार्टिकल नेचर, प्रकाश को कण मानता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है, गलत ढूंढना है। फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इज नॉट पॉसिबल, जो कि सही है। एक डाइलेक्ट्रिक अपने ऊपर चार्ज रख सकता है, उसको फ्लो नहीं होने देता, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है, हमको गलत वाला ढूंढना है। द फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक इज पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल वाला सही था, तो पॉसिबल वाला डेफिनेटली गलत होगा, तो ये गलत हो गया। ये दोनों भी ऑब्वियसली फिर सही होंगे, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखें। द इंटेंसिटी ऑफ प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव इज इतना। एक वेव है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है ये। इंटेंसिटी दे रखी है 1380 वॉट पर मीटर स्क्वायर। एमकेएस यूनिट है, तो मैं सारी यूनिट एमकेएस में ही सारी वैल्यूज को रख रहा हूं। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट मुझे बताना है। कैसे हम लोग बताएं सर, तो इंटेंसिटी में एक फॉर्मूला है बेटा, आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू सी। अब म्यू क्या है सर, ये सर एनर्जी डेंसिटी है,
1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। ई नॉट निकालना है सर, तो बाकी सबको दूसरी तरफ पहुंचा दो, इसको इधर, एप्सिलॉन नॉट को इधर, सी को इधर, स्क्वायर को भी इधर। तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट जो रहेगा वो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2i अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी। ई नॉट की वैल्यू इतनी हो जाएगी, सारी वैल्यूज हमारे पास है। ई नॉट निकालना हो तो अंडर रूट में 2, आई की वैल्यू कितनी बेटा 1380। एप्सिलॉन नॉट अपन लगभग 9 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, 9 इंटू 10⁻⁻12। और सी की वैल्यू हमको पता ही है 3 इंटू 10⁻8। इसको सॉल्व करोगे आप तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 1000 के आसपास आएगी, अप्रोक्स सॉल्व कर दोगे तो। ये क्योंकि 27 है, 9 इंटू 3 27, ये इजीली इससे कटने वाला है और अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास से आ जाएगा, 10 या 100 के आसपास से आ जाएगा। तो हमारे पास केवल पावर्स बचेगी और 1000 के आसपास हमारा आंसर आएगा एमकेएस सिस्टम में। और ऑब्वियसली 1000 के आसपास यही आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप डेफिनेटली कैलकुलेट करके देखें, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मेथड आपको बता दिया है, फॉर्मूला बता दिया है कैसे यूज करना है, कैलकुलेशन आसान कैसे करना है ये बता दिया है। कैलकुलेशन आप खुद से करके देखेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट 8.85 की जगह 9 लेकर कर सकते हैं। बस आंसर ये है कि 1020 की जगह 1050 आ सकता है या 1000 ही आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 48 को। कैपेसिटर ऑफ 25 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ डीसी। तो सर डीसी के साथ तो ये काम ही नहीं करता। एक कैपेसिटर जो है ये डीसी के साथ एक संधारित्र काम ही नहीं करता है, तो इसमें करंट कितना होगा सर, 0 होगा, करंट नहीं बहेगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है सर यहां पर यदि बीसी एंड डीई समांतर इस डायग्राम में, बीसी मतलब ये और ये डीई दोनों समांतर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सर कि दोनों प्रकाश को समान कोण से मोड़ रहे होंगे, और दोनों अगर समान कोण से मोड़ रहे हैं मतलब सर इन दोनों का अपवर्तनांक भी बराबर है, तो μ2 बराबर μ4 जो होगा ये सही ऑप्शन होगा। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर बुकलेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, पीक वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो पीक वोल्टेज है जिसको एएम बोल देता हूं मैं, वो 2 वोल्ट, और एक इक्वेशन दे रखी है कैरियर वेव की, AC इज इक्वल टू, इसका जो हमको आयाम दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, वो 4 देके रखा हुआ है, 4 वोल्ट। तो अब आपके पास क्या बेटा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू निकालना है, AM अपॉन AC, 2/4 0.5 इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है बेटा? तो बड़ा ही सिंपल पेपर था ये भी, आप इसको दोबारा से सॉल्व करके खुद से जरूर देखें। वीडियो आपने देख लिया कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन था ये, तो अब इसको दोबारा से आप लोग लगा करके जरूर देखें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।